ऐसे में अदिति, अभी तक जो आंकड़े हैं मिथिलांचल में एनडीए और बीजेपी खासा मजबूत है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अब ऐसे में अब जिस तरीके से उधर गृह मंत्री अमित शाह ने सिवान और जो भोजपुरी वाले इलाके उनको पकड़ा था, मिथिलांचल को पकड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने, दो दिग्गज एक साथ उतरे मैदान में। उधर मोहन यादव और तमाम जो सीएम हैं वो लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। यानी यहाँ पे कम से कम तो एनडीए आगे निकल चुका। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जब से वो यात्रा निकाला उसके बाद से दोबारा बिहार में आए नहीं। देखिए, दो बातें हैं जो कंपैरिजन है। अगर हम ग्रास रूट पे वर्कर का कंपैरिजन दोनों गठबंधन का करें तो करना बेमानी होगा। दूसरी बड़ी बात है, स्ट्रेटेजी का करें तो भी करना बेमानी होगा। जब बिहार चुनाव कब सिर्फ 2 ही साल सरकार में पूरे हुए थे, तब से बिहार की स्ट्रैटेजी तैयार है। बीजेपी की मैं बात करूं तो कि क्या कर रहा है, कैसे करना है। अब आप देखिए कि ये तो अभी शुरुआत है। आज से नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, अमित शाह मैदान में उतरे हैं। अभी तो आपने जेपी नड्डा को देखा, अभी तो आप लंबी जो स्टार प्रचारकों की फहरिस्त है बिहार के चप्पे चप्पे में। टोटल ये चुनाव प्रचार की जो बात है, टोटल चुनाव का जो ये 40 दिन का रहा, 14 नवंबर आने वाली, उससे पहले आप देखेंगे कि जिसे कहते हैं कि आंखों के सामने इंटरनेट खोलेंगे तो इंस्टाग्राम पे, सड़कों पे पोस्टर, बड़े होर्डिंग से लेकर बयान, भाषण, सब कुछ बीजेपी मय, एनडीए मय होने वाला है। और यही स्ट्रैटेजी है कि आपको केवल एक ही चीज दिखे। फिर देखिए हाल ही में कैसे महिलाओं के खाते में पैसे गए। बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट है। नीतीश कुमार की सरकार के पास ना इतना फंड है, ना सरकार के पास इतना पैसा था जी। ये पूरी स्ट्रैटेजी। दूसरी बड़ी बात है कि एक जना एक इलाका, बिहार को अगर आप 4 हिस्सों में बांट कर ऐसे देखें तो एक जना देखिए आप किस ईबीसी वोट बैंक को, महिला वोट बैंक को, अलग अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश और अलग अलग नैरेटिव देना और बार बार ये बताना कि विकास क्या होता है, हमने क्या क्या काम किए, हम क्या क्या कर सकते हैं, आएंगे तो क्या क्या करेंगे, उदाहरण के साथ साथ। फिर एक लाभार्थी वोट बैंक। अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को 4 भागों में बांटें तो देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण, पहला ग्रास रूट वर्कर, आप उसमें जीत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है वो आपका कि कैसे कार्यकर्ता, मेरा बूथ मेरा सम्मान, मेरा बूथ सबसे मजबूत। दूसरी बड़ी बात है हिंदुत्व वाला वोट बैंक, बहुत बड़ा सेक्टर। और ये तो फीडबैक जो सर्वेज हैं उसके फीडबैक में निकल कर आता है कि बिहार में अभी भी एक वोट बैंक है जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है, उसको कैसे साधना है। वो कंठस्थ वोट बैंक है, वो रहेगा ही रहेगा बीजेपी के साथ। फिर एक वोट बैंक आता है जो नियो नेशनलिज्म वाला है कि ट्रंप को कैसे जवाब दिया, ट्रंप ने बुलाया हम नहीं गए, ट्रंप का फोन आया हमने कुछ नहीं कहा, ट्रंप कह रहा है माय डियर फ्रेंड, हमने जवाब नहीं दिया, हमने भी रिप्लाई में कहा कि ठीक है। तो एक वो नियो नेशनलिज्म वाला है कि हाँ हमने 370 कर दिया, हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया, जो लोग सिर्फ इस चीज के लिए बीजेपी को वोट करते हैं। फिर आप देखिए कि जाति के लिहाज से आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से। फिर आता है लाभार्थी वोट बैंक। लाभार्थी वोट बैंक आपने आंकड़े लिए, सीआर पाटिल जो कि सह प्रभारी हैं, जब वो परसों पहुंचे बिहार तो उनके हाथ में एक पुलिंदा था और वो पुलिंदा में 73 सीट्स उनके खाते में आती हैं बतौर सह प्रभारी। 73 सीट्स के हर एक हाउस होल्ड में कितना वोटर है और वो कितने उम्र का है, मैन टू मैन मार्किंग जो सीआर पाटिल और बीजेपी की खासियत है जी। वो बिहार में जो उनका तरीका था बतौर प्रदेश अध्यक्ष, वो बिहार के 100 लोगों को जो गुजरात में काम कर रहे थे उनको साथ लेकर आए हैं। हाँ। कि तुम्हें 40 दिन वहीं रहना है। और किस तरीके से अब आप पूरा मैन टू मैन मार्किंग करते हुए छोटी छोटी पंचायतें बिठा के, और वो पंचायत कोई दिन दहाड़े नहीं बैठती है। वो पंचायत रात को 10 बजे बाद बैठती है जब आप खाना वाना खा चुके होते हैं और अब आपको रेवड़ी, मूंगफली और वो सब खाना है। और फिर बात होती है कि भाजपा क्यों, बिहार को भाजपा क्यों चाहिए, बिहार को एनडीए क्यों चाहिए, इसे बोलते हैं कैसे ब्रेन मैपिंग करते हुए। अब अगर अदिति जरा महागठबंधन को समझा जाए, तेजस्वी यादव लगातार कवायद कर रहे थे कि उनको सीएम फेस घोषित किया जाए। इसके बाद कांग्रेस के जो चाणक्य कहे जाते हैं, ट्रबल शूटर कहे जाते हैं, अशोक गहलोत पहुंचते हैं और दोनों जगह बात की, चाहे लालू यादव जी हों या फिर तेजस्वी से बात करके उनका नाम घोषित कर दिया। लेकिन इन सबके बीच खबर यह है कि क्या सब कुछ अंदर खाने ठीक है, चूंकि एनडीए की तरफ से सारी चीजें जो है तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ा नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद दोबारा बिहार में आए नहीं। अब तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या अंदर खाने सब कुछ गठबंधन में सब सही हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है
22 तारीख को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश और अशोक गहलोत, ट्रबल शूटर जो चाणक्य हैं, उनकी बैठक हुई है। और बैठक में जाहिर तौर पे लालू प्रसाद ने कहा कि आप अनाउंस कीजिए तेजस्वी यादव को। कांग्रेस का सवाल है कि क्या वाकई तेजस्वी दिल से चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये सवाल बड़ा विचित्र है कि तेजस्वी के लिए तो ये एक लिटमस टेस्ट क्या है, ये एक आखिरी एग्जाम है। अगर वो इस बार नहीं जीतते तो क्या वाकई वो अपने जीवन काल में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हाँ, ये एक सामूहिक तरीके से तय हुआ। अशोक गहलोत ने आलाकमान से बात करी और कहा कि गठबंधन ना टूटे, इसलिए तेजस्वी यादव की शर्त है, माननी पड़ेगी। फिर दूसरा, मुकेश सहनी। कांग्रेस की इतनी मजबूरी कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम भी करना पड़ा, जबकि डिप्टी सीएम तो बाद में तय हो सकता था। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि मैं 2020 की तरह फिर चला जाऊंगा बीजेपी के पास। 6% वोटर है, मल्ला है, ईबीसी है। एक बड़ा मैसेज गया है मल्ला समाज में कि महागठबंधन के साथ रहना है, और सिर्फ मल्ला में ही नहीं, और भी जो एसोसिएटेड जातियां हैं उसमें गया है, इसलिए उनको करना पड़ा। अब एक जो चुनौती दी गई है एनडीए को, वो ये है कि भाई स्थिति ना अच्छी है, फिर भी तेजस्वी, उन्होंने तय किया है कि तेजस्वी सीएम होंगे, तो अमित शाह ने क्यों नहीं तय किया, या धर्मेंद्र प्रधान ने, या जेपी नड्डा ने? अभी तक कौन चेहरा होगा, क्यों नहीं तय किया? आप पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे, तो आप ये क्यों नहीं भाषण दे रहे हैं या अनाउंस कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों की एक्सपेक्टेशन एनडीए से है कि आप भी तय कीजिए। हमें पता तो हो कि अगर हम इसको वोट करेंगे तो ये चेहरा है, इसको वोट करेंगे तो ये। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फंसाने की कोशिश के लिए ये कांग्रेस ने सोच समझ के किया है। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी का नाम हो, क्योंकि जब नीतीश वर्सेस तेजस्वी होता है तो कहीं ना कहीं जंगल राज और तमाम बातों के बीच एज मिलती है नीतीश कुमार को। लेकिन अब उनको फंसाया गया। दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस के मन में आज भी एक सवाल है। जब बैठकें होती हैं, आपने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो बैठकें होती हैं तो एक इनसिक्योरिटी है तेजस्वी यादव को या आरजेडी को, कि ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत ज़्यादा झुकाव लोगों का राहुल की तरफ हो जाए, इससे कांग्रेस अच्छा कर जाए। जबकि आज तक कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा जी। 19 सीटें आई हैं, स्ट्राइक रेट हमेशा बेकार रहा है, इसीलिए सीट बंटवारे को लेकर वो चल रहा था। लेकिन एक ये चुनौती कि कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, एक ही इनसिक्योरिटी। और दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस को ये भी डाउट है कि हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसमें अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है या 30 दिन से ज़्यादा आप जेल रिमांड में रह लिए, आपको इस्तीफा देना होगा। लोग ये इंडिकेट करते हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस जीत सकती थी, पर कहीं ना कहीं हुड्डास को शायद ये डर था। ये बात अलग है कि कांग्रेस तो अंदरूनी इंटरनल इश्यूज की वजह से ही चुनाव हार जाती है, कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए थे, लेकिन ये डर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल जाना पड़े। और कांग्रेस को आज भी डर है कि कहीं तेजस्वी अगर अपने दिल से चुनाव लड़ेंगे तो वाकई हम अच्छा कर सकते हैं। तो अभी इसलिए उन पे भरोसा जताया गया। अदिति, समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी शंखनाद का आगाज किया और यहां से एक बड़ा मैसेज दिया, क्योंकि बड़ा अति पिछड़ा वर्ग है वोटर, और उसको साधने की पूरी कवायद आज यहां बीजेपी और एनडीए की तरफ से की गई।